हेलो स्टूडेंट्स, पिछले डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। आज के वीडियो में हम बेसिक देखेंगे रोल ऑफ द पार्लियामेंट। वैसे हमने जो पिछला वीडियो है उसमें काफ़ी चीज़ें डिस्कस की थी, उसमें से कुछ चीज़ें यहाँ वापस आपको देखने को मिल सकती हैं क्योंकि हमने आउट ऑफ बॉक्स भी कुछ डिस्कस किया था। तो वही जाहिर सी बात है, हम ओवरव्यू देखना चाहेंगे। पार्लियामेंट 1947 के बाद में जब देश आज़ाद हुआ, पार्लियामेंट बनी, पार्लियामेंट से लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिला, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इनका पार्टिसिपेशन बढ़ा, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन चुन कर कहाँ भेजते थे? पार्लियामेंट में। अब इसका बेसिक कंसेप्ट ये सीखना है कि ये लोग आते कैसे हैं, एमपी और एमई जो एमएलएज हैं उनका क्या सिचुएशन है। पहली बात तो हम बात कर रहे हैं पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट और पार्लियामेंट किससे मिलकर बनती है? तीन ऑर्गन है, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, सॉरी प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं। इसमें मैक्सिमम हो सकते हैं 552, 2 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है। इसमें 250 हो सकते हैं जिसमें 12 मेंबर्स को क्या किया जाता है? नॉमिनेट किए जाते हैं, और ये अकेले होते हैं। इन तीनों को मिलकर बनती है पार्लियामेंट। अब जो फंक्शन पार्लियामेंट का नेशनल लेवल पे होता है, वो ही फंक्शन स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो करती हैं स्टेट लेवल पर। ये आपको हमेशा याद रखना है। देखो, एक चीज का यहाँ डिफरेंस हो सकता है, यहाँ आपको बाई कैमरल यानी 2 सदन देखने को मिल रहे हैं, लोअर सदन और अपर सदन। लेकिन स्टेट्स जो है ना, वहाँ सभी स्टेट्स में बाई कैमरल व्यवस्था नहीं मिलती। जैसे बाई कैमरल से मतलब क्या हुआ? लेजिस्लेटिव असेंबली जिसमें कि डायरेक्ट चुनकर जाते हैं, कौन? एमएलएज, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक। प्लस में इसमें आप जोड़ दो दूसरा लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसके डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते, उनका मेथड अलग अलग होता है चुनने का। जिसमें 1/12 सदस्य कोई चुनता है, 1/3 कोई और चुनता है, ये अभी जब आप अपर ज़्यादा क्लास में, ऊंची क्लासों में जाओगे तब आप इसको डिटेल में डिस्कस कर पाएंगे और सीखेंगे। अभी फिलहाल हम शिफ्ट करते हैं पार्लियामेंट की तरफ। तो पार्लियामेंट पर आते हैं लोकसभा में। लोकसभा में कौन बैठते हैं? किन से मिलकर लोकसभा बनती है? जिनसे मिलकर लोकसभा बनती है वो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी, इनको बोलते हैं एमपीज। टोटल इस बार की हम बात करें तो 543 सीटों के लिए इलेक्शन हुए थे, यानी इतने लोग चुनकर गए थे। इतने बड़े कंट्री में, हमारा जो देश है उसमें उसको 543 कॉन्स्टिट्यूंसी में बांटा गया है। हर जो क्षेत्र होगा पर्टिकुलर, जिसको कॉन्स्टिट्यूंसी बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं, इनमें से जो एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाएगा, क्या होगा? एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाएगा, उसको एमपी बोलेंगे। और इसका इलेक्शन होता है डायरेक्ट, लोग इसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं। और ये लोग जाकर, ये जो एमपी चुने जाएंगे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से, ये अपनी बात वहां रखते हैं। कहाँ? पार्लियामेंट के पटल पर। चलो जी, ये ओवरव्यू हो गया। अब हम जरा देख लेते हैं इनके रोल्स को हम 3 चीजों में डिफाइन करेंगे। 3 टॉपिक होंगे, सब टॉपिक, उनके हिसाब से हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले होगा टू सेलेक्ट नेशनल गवर्नमेंट।
इसमें हम कई चीजें डिस्कस करेंगे। दूसरा आपका होगा टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म। ठीक है, ये दूसरा हो गया। तीसरा काम होगा लॉ मेकिंग। जो लॉ मेकिंग है ये एक अच्छा कंसेप्ट है, इसका पूरा आपका चैप्टर है नेक्स्ट, उसमें हम इसको देखेंगे। और अभी आज हम इन दो चीजों को अच्छे से डिस्कस करेंगे, इनमें कई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले टू सेलेक्ट नेशनल गवर्नमेंट। देखो इसका क्या कंसेप्ट है, इसको मैं आपको समझाता हूं ब्रीफ में और डिटेल में, जैसा भी आप समझना चाहेंगे। देखो इलेक्शन, अब करंट का एग्जांपल ले लीजिए। 2019 में हमारे यहाँ पार्लियामेंट के जनरल इलेक्शन हुए, उसमें टोटल सीट कितनी थी? 543। ठीक है, अब ये जो जीत के गए हैं इन सब की फिर एक लिस्ट प्रिपेयर होगी। क्या होगी? लिस्ट बनेगी एक। अब लिस्ट बनेगी तभी तो पता लगेगा ना कौन कौन सी पार्टी से है, कौन किस पार्टी से जीता है। एक चीज, जो जनरल इलेक्शन होते हैं उसमें टिकट देने का या जो रिप्रेजेंटेटिव लड़ते हैं, कैंडिडेट जो खड़े होते हैं इलेक्शन में, वो केवल 8 नेशनल पार्टी हैं। कितनी है? 8 नेशनल पार्टी, उन्हीं के सदस्य होंगे, या तो इनसे टिकट मिलेगा या फिर इंडिपेंडेंट होंगे। पर ऐसा नहीं है, नेशनल पार्टी के अलावा कुछ रीजनल पार्टी भी होती हैं, तो उनको ये अधिकार नहीं है कि वो अपना उम्मीदवार अपनी पार्टी के टिकट से इसमें उतारें। उनका अधिकार इतना ही होता है कि वो स्टेट या रीजनल जो इलेक्शन होते हैं उनमें अपना कैंडिडेट उतार देते हैं। एग्जाम्पल देख लो आप, आपकी है सपा, समाजवादी पार्टी हो गई, इसके अलावा आपकी डीएमके पार्टी हो गई, डीएमके यानी द्रविड़म, जो साउथ इंडिया की पार्टी है उसका अजीब सा नाम है। उसके अलावा आपका जो उड़ीसा की है बीजू जनता दल, बीजेडी, इसके अलावा जेडीयू है, ये रीजनल पार्टी हैं। इनके कैंडिडेट इनमें खड़े होते नहीं हैं। तो नेशनल पार्टी जो है वो अपने कैंडिडेट को खड़ा करती है। नेशनल पार्टी कौन कौन सी है? 8। उनके नाम इस प्रकार है। देखो बीजेपी सबसे ज्यादा है, जिसने अभी सबसे ज्यादा कैंडिडेट या सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं। इस बार 303 सीटें जीती हैं टोटल, है ना। चलो मैं नाम ही लिख देता हूं यहाँ, बीजेपी। इस बार इसने सीटें जीती हैं 303, सबसे ज्यादा। उसके बाद सेकंड नंबर पर है इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC, है ना। इसने सीटें जीती हैं 52। इसके अलावा BSP के कुछ MP थे, मेरे को एग्जैक्ट फिगर नहीं पता। उसके बाद में आपके CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और ये हो गया कम्युनिस्ट। उसके बाद में CPIM, मार्क्सिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। ये मार्क्स, जो कार्ल मार्क्स हुआ था, उसकी आइडियोलॉजी पर काम करते हैं। इसके अलावा NCP, महाराष्ट्र की पार्टी है ये, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। इसके अलावा है TMC, तृणमूल कांग्रेस, ये पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की पार्टी है। तो इस तरह से 8 नेशनल पार्टियां हैं। बाकी रीजनल पार्टियां तो ढेरों हैं, अलग अलग रीजन में अलग अलग पार्टियां होती हैं। चलो हमने पार्टी इस बहाने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। अब लिस्ट पे थे हम, लिस्ट बन गई। चलो जी लिस्ट बन गई। लिस्ट बनने के बाद में जो MP होंगे वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे कि इस पार्टी के इतने, इस पार्टी के इतने, इस पार्टी के इतने। फिर इसमें कंसेप्ट आएगा मेजोरिटी का। कितना होगा? मेजोरिटी का। देखो यहां समझने की चीज है, मेजोरिटी का मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ सीट, टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो कि निश्चित की गई है लोकसभा के लिए,
कितनी अभी 543 के लिए इलेक्शन हुआ है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है 552 अपॉन 2 + 1 इतनी होंगी जिसके पास, जिस एक पार्टी के पास जितनी इतनी सीटें हो जाएंगी वो सरकार बनाएगा, वो गवर्नमेंट क्या करेगा, बनाएगा, यानी उसका लीडर जो है वो प्रधानमंत्री की शपथ लेगा। तो आप इसको डिवाइड करके देख लो, 543 + 2 तो देखो कितना हो रहा है, और 1, ठीक है, लगभग इतनी हो रही है, पॉइंटों में जा रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया 272 सीट जिसके पास होंगी, 272 उस पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी। तो जैसा कि इस केस में देखें तो 303 सीट मिले हैं बीजेपी की, यानी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी अकेली कैपेबल है सरकार बनाने में। लेकिन कई बार कंडीशन क्या हो जाती है कि किसी एक पार्टी को इतना सीट नहीं मिलेंगे। पहले हम एक चीज और डिस्कस करते हैं, अपोजिशन। क्या डिस्कस करेंगे हम, अपोजिशन। अपोजिशन का क्या कंसेप्ट है भैया, अपोजिशन का ये कंसेप्ट है कि सबसे बड़ी पार्टी जो सरकार बना लेगी, यानी जो गवर्नमेंट फॉर्म कर लेगी, उसको तो छोड़ दो, उसके बाद में वो पार्टी जिसके पास सबसे ज्यादा सीटें, यानी दूसरे नंबर पे जिसके पास सबसे ज्यादा सीटें होंगी वो अपोजिशन पार्टी होगी, वो अपोजिशन में बैठेगी। अपोजिशन के क्या क्या रोल्स हैं ये सब अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, किस तरह से चेक एंड बैलेंस की बात चलती है। तो अब फिर वापस हम ये आते हैं 272, ये तो क्लियर कंडीशन हो गई कि भैया 272 आ गए तो गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, उसको मेजोरिटी हो गई फुल। लेकिन मानो किसी सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी को सीट मिली 200, उसके बाद में दूसरे को मिली 150, फिर मिली मान लो 70, तो ऐसे आप इसको बांट लो 543 को अलग अलग में, तो टोटल कितना हो जाना चाहिए 543। अब यहां कंडीशन ये आती है, एक नई जो गवर्नमेंट बनेगी वो बनेगी कोएलिशन की, कोएलिशन, या आप इसको बोलो गठबंधन। गठबंधन, गठबंधन मतलब गठ कर लेते हैं, दो पार्टियां, दो या दो से अधिक पार्टियां आपस में मिलकर क्या कर लेंगी, गठबंधन, उसको बोलते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट। तो ये पिछले 2 टर्म्स से तो क्लियर मेजोरिटी आ रही है, लेकिन 1970 के बाद 1980s के बाद में क्लियर मेजोरिटी किसी पार्टी को नहीं मिल रही थी। अभी 2 टर्म से ऐसा हो रहा है कि बीजेपी जो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर आ रही है उसको क्लियर मेजोरिटी मिल रही है। चलो हमने कंसेप्ट समझ लिया, हमारा रुख किसी पार्टी की तरफ नहीं है, हमें सिर्फ कंसेप्ट समझना है कि कैसे हमारी डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट काम करती है। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं कहाँ के लिए, लोकसभा के लिए। ध्यान रहे आपको ये चीज, क्योंकि लोकसभा ही वो हाउस है जहां लोग इलेक्ट होकर जाते हैं डायरेक्टली, जहां रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्ट जाते हैं। राज्यसभा का क्या कंसेप्ट है कल भी मैंने थोड़ा सा बताया था, फिर हम इससे आगे जाएंगे तो राज्यसभा के बारे में भी आपको बताएंगे। चलो जी, इसके बाद का काम है, जो मेन काम है, टू फॉर्म गवर्नमेंट, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। देखो गवर्नमेंट का जो कंसेप्ट है ना वो आपको यहां सीखना है। गवर्नमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट का दूसरा नाम यदि आप बोले तो वो होता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव पे जाने से पहले मैं आपको 3 चीज बताता हूं। देखो हमारी गवर्नमेंट के जो ऑर्गन है ना वो 3 होते हैं, 3 ऑर्गन से मिलकर हमारी गवर्नमेंट काम करती है। सरकार जो काम करती है उसके 3 अंग है, एक है लेजिस्लेटिव या लेजिस्लेचर, दूसरा आपका एग्जीक्यूटिव, तीसरा होता है आपका जुडिशरी। सेपरेशन ऑफ पावर में मैंने आपको ये सारी चीजें बताई थी कि किस तरह से ये अलग चीजें हैं, कैसे इनमें हॉरिजेंटल पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये हॉरिजेंटल बराबर होती है। अपने कार्य क्षेत्र अधिकार में ये सोवरेन है, इसमें ये, इसमें
ये इसके कार्य क्षेत्र अधिकार में ये हस्तक्षेप नहीं करेगी, इसके कार्य क्षेत्र अधिकार में ये हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो वही गवर्नमेंट का जो एक रूप होता है एग्जीक्यूटिव, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव कब बनता है? देखो, इस एग्जीक्यूटिव का जो चीफ होता है ना, वो होता है रूलिंग पार्टी का, रूलिंग जो पार्टी होगी, यानी जो पार्टी के सबसे ज्यादा मेंबर जीत कर आए हैं पार्लियामेंट में, रूलिंग पार्टी का अध्यक्ष या रूलिंग पार्टी का लीडर, वो होता है प्राइम मिनिस्टर, पीएम, हमारे प्रधानमंत्री। तो आप ये बोल सकते हो, जैसे आज के कंसेप्ट में हम समझें तो रूलिंग पार्टी कौन है? बीजेपी। बीजेपी के भी उसमें कौन? एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो बीजेपी के लीडर हुए, बीजेपी के जितने भी एमपीज हैं उनके लीडर हुए। अब फिर ये क्या करेंगे? ये सबसे पहले प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। शपथ इनको कौन दिलाएगा? प्रेसिडेंट। चलो जी, प्रेसिडेंट ने इनको शपथ दिला दिया। आपको सारी चीजें समझ में आ रही है ना, इलेक्शन से बाद में कैसे प्रधानमंत्री ने शपथ ली। अब प्रधानमंत्री जी प्रेसिडेंट को सलाह देंगे कि भैया इन इन आदमियों को, कुछ एमपीज के ये नाम सजेस्ट करेंगे कि इनको आप कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में क्या करें? कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में क्या करें? ओथ दिलाएं। तो प्राइम मिनिस्टर के बाद में कैबिनेट मिनिस्टर की बात आएगी। तो ये जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं ये अमूमन होते हैं, टोटल जो संख्या है ना 543, इसका 15% से ज्यादा नहीं होने चाहिए, लेकिन वैसे अमूमन होते हैं ये 15 से 20 तक, कितने भी हो सकते हैं, वेरी करते हैं, लेकिन 15% से ज्यादा नहीं हो सकते। तो ये 15 से 20% लोगों को कैबिनेट मिनिस्टर के लिए नियुक्त करते हैं और वो फिर शपथ लेते हैं। रियल में ये जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होता है, यही एग्जीक्यूटिव होता है। इसका काम क्या होता है कि पार्लियामेंट यानी लेजिस्लेचर में कौन कौन होगा? लेजिस्लेचर किस किस से होगा? ये बड़ा कंसेप्ट है, मैं फिर से आपको वहां ले जा रहा हूं। लेजिस्लेचर का काम कौन करेगा? आपका राज्यसभा प्लस लोकसभा दोनों। और एग्जीक्यूटिव में आप देख रहे हैं सिर्फ पार्टिसिपेशन किसका है? लोकसभा के कुछ एमपीज का। समझ में आ रही है चीजें मेरी? बहुत थोड़ा सा अजीब सा कंसेप्ट है। देखो, इसमें लेजिस्लेचर के कुछ लोग इसमें एग्जीक्यूटिव का रोल अदा कर रहे हैं। तो एक तरह से सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट तो लगता नहीं है यहाँ, लेकिन सिद्धांत में ये बोला जाता है कि हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट है। चलो, ये लेजिस्लेचर जो कानून बनाएगी उसको पास किया जाएगा लेजिस्लेचर के द्वारा, और उसको लागू करने का काम, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम है एग्जीक्यूटिव का। इसीलिए ये जो एग्जीक्यूटिव होती है इसी को बोला जाता है गवर्नमेंट। जो हम बोलते हैं ना कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है, तो एक्चुअल में ये गवर्नमेंट होती है एग्जीक्यूटिव, जिसको हेड किया जाता है किससे? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। कैबिनेट मिनिस्टर के अलावा फिर आपके स्टेट मिनिस्टर होते हैं, जो कि इंडिपेंडेंट चार्ज भी होता है उनके पास या नहीं भी होता। चलो खैर, वो डीपली चीजें हो गई, पहले आपको ये चीजें इसमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं इनके पास इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट कौन कौन से? आप जैसे होम मिनिस्ट्री ले लो, उसके बाद में फाइनेंस ले लो, उसके बाद में आपका डिफेंस ले लो, उसके बाद में आपका हेल्थ ले लो, उसके बाद में स्पोर्ट्स ले लो, उसके बाद में वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर हो गया। दुनिया भर की मिनिस्ट्री होती हैं। तो आपको इनके जो मिनिस्टर हैं उनका तो आपको नाम याद होना चाहिए। होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर, और भी मिनिस्ट्रियाँ होती हैं। तो होम मिनिस्टर का नाम श्री अमित शाह, फाइनेंस मिनिस्टर हमारे निर्मला सीतारमन, डिफेंस हमारे राजनाथ सिंह, हेल्थ हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन, स्पोर्ट्स किरण रिजिजू। तो ये सारे मिनिस्टर आपके हैं। चलो, ये मैंने कुछ आपको एडिशनल कुछ चीजें बता दी, ये इनके नाम आप याद रखिएगा। अभी तक हमने पूरी चीज डिस्कस की किसकी? लोकसभा की। लोकसभा के लिए इलेक्शन वगैरह सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं राज्यसभा के लिए।
राज्यसभा। देखो ये चीजें समझने के लिए आपको लॉ मेकिंग प्रोसेस जब तक नहीं आएगी तब तक आपके मन में डाउट रहेगा, लेकिन कुछ चीजें जब आगे अगले उसमें हम क्लियर करेंगे तो आपको सारा कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। राज्यसभा भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है जितना कि लोकसभा। कैसे? क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलकर कोई बिल को पास करते हैं तब वो एक्ट बनता है, तो हुई इंपॉर्टेंट बॉडी। यानी सेम प्रोसेस जो राज्यसभा लोकसभा में होंगी किसी एक्ट को या बिल को पास करने में, वो सारी राज्यसभा के द्वारा भी होती हैं। इससे पहले हम जाएंगे लोकसभा में। लोकसभा को जो प्रिजाइड किया जाता है वो किया जाता है स्पीकर के द्वारा, स्पीकर। और करंट स्पीकर कौन है? ओम बिड़ला, ये भी आप याद रखना। चलो अब वापस हम आते हैं राज्यसभा। राज्यसभा का जो प्रेसिडेंट होता है, जो स्पीकर होता है, आप ये बोलो उसका जो सभापति होता है जिसके द्वारा इसको प्रेजाइड किया जाता है, वो होते हैं इंडियन वाइस प्रेसिडेंट। यानी वाइस प्रेसिडेंट जो होंगे वो इस सदन के सभापति होंगे। ये एक्स ऑफिस वो होते हैं इसके चेयरमैन, एक्स ऑफिसो चेयरमैन। यानी जो आदमी, एक्स ऑफिस चेयरमैन का मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति भारत का वाइस प्रेसिडेंट होगा वो ऑटोमेटिक ही राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा। चलो, इसके द्वारा प्रेजाइड की जाती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 250 हो सकते हैं, जिनमें 238 का इलेक्शन होता है और 12 नॉमिनेटेड किए जाते हैं। किनके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। इनका कुछ स्पेशल अचीवमेंट होती है किसी क्षेत्र में, जैसे आर्ट में, कल्चर और स्पोर्ट्स। इसके अलावा वेलफेयर, जैसे सोसाइटी वेलफेयर में कोई स्पेशल जिसका वो हो, क्या योगदान हो, उनको उन 12 लोगों की पहचान कर कर राष्ट्रपति इनको क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं या नॉमिनेट करते हैं। देखो यहाँ नॉमिनेशन है, वहाँ इलेक्शन है। नॉमिनेशन और इलेक्शन में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है। इलेक्शन में आदमी इलेक्ट होते हैं। बाकी ये 238 लोगों का इलेक्शन होता है भैया। अब ये इलेक्शन कहाँ से होगा? हर स्टेट्स को, जितने भी हमारे यहाँ स्टेट्स हैं, कितने? 28, उनमें यूनियन टेरिटरी में सीटें नहीं है। हर स्टेट्स को 28 जो स्टेट्स हैं उनमें इन सीटों का बंटवारा किया गया है। मानो किसी को 30 सीट दे दी, जैसे यूपी को 30 सीट दे दी, कहीं 1 सीट भी है, कहीं 10 भी है, तो अलग अलग ये सीटें दे दी जाती हैं। अब इन मेंबर्स का इलेक्शन कैसे होता है? बेसिक चीज ये है समझने की। तो जैसे मानो एग्जाम्पल के लिए यूपी में 30 सीटें दे दी। अब इन 30 मेंबर का इलेक्शन होगा किनके द्वारा? स्टेट लेजिस्लेचर के जो सदस्य रहते हैं, एमएलए इनका सिलेक्शन करते हैं। और इनका सिलेक्शन होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जिस विधि से हमारे राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है वो ये विधि है। ये बड़ी अच्छी विधि है। मैं कभी और दूसरा इस पर कभी वीडियो बनाऊंगा तो आपको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। फिलहाल आप इसका नाम याद रखिए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। चलो, इसके सदस्य कितने साल तक काम करते हैं और उसके कितने करते हैं? हमें फिर एक फैक्ट छूट गया तो वापस जाना पड़ेगा। एक लोकसभा में एक मेंबर का जो इलेक्शन होता है, पार्लियामेंट एमपी का इलेक्शन होता है, तो वो जनरली कितने साल तक रहता है? 5 ईयर्स। याद रखिएगा, 5 ईयर्स तक वो कहाँ रहते हैं? अपने मेंबरशिप उसकी रहती है। राज्यसभा में क्या होता है कि हर 1/3 जो मेंबर है ना, वो हर 2 वर्ष में रिटायर होते हैं। रिटायर, ठीक, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। मतलब जैसे मानो 250 हैं तो इसमें से 1/3 2 साल बाद में रिटायर हो जाएंगे, 2 नहीं आ जाएंगे और उतने ही नहीं आ जाएंगे। फिर 2 साल बाद में जिनकी टर्म 6 साल हो चुकी, तो इसमें 6 साल होती है टर्म्स एक आदमी की, 6 साल के लिए चुने जाते हैं। इसमें उसमें 5 साल, इसमें 6 साल।
तो ये हमने पहला पूरा कंसेप्ट आपको बता दिया, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन। इसमें मैंने राज्यसभा को भी कुछ अलग चीजें बता दी। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला हुआ हमारा दूसरा, मैंने क्या बताया था आपको, टू कंट्रोल। देखो इसमें बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इतनी चीजें काफी हैं जिससे कि आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। किसका काम पढ़ रहे हैं हम? पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट किन किन से मिलकर बनी है? राज्यसभा और लोकसभा, जनरल वे में, लेकिन लिखने को राष्ट्रपति भी उसका अभिन्न अंग है, इनसेपरेबल कंपोनेंट है वो भी, है ना। चलो जी, अब पार्लियामेंट, क्या ये चीजें कंट्रोल, गाइड और इन्फॉर्म समझने के लिए हमें इसकी वर्किंग समझनी पड़ेगी कि पार्लियामेंट का वर्किंग कैसे चलता है। उसके लिए सबसे पहले आपको टाइम समझना पड़ेगा। देखो लोकसभा जो है उसका टाइम पीरियड होता है 10 से 5 बजे तक, सुबह 10 बजे से 5 बजे के बीच में। इसमें सारी प्रोसेस होती है, इसमें लंच वगैरह सब होता है। राज्यसभा जो है वो आपकी 11 से 6 चलती है भैया। चलो जी, ठीक हो गया। अब क्या प्रोसेस होती है? दोनों सदनों में लगभग सेम प्रोसेस होती है, कोई अंतर नहीं होता। इनकी जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो सेम है। सबसे पहले जब सदन ओपन होगा तो उसमें सबसे पहले क्वेश्चन आवर होगा। क्या होगा? क्वेश्चन आवर। पार्लियामेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। पार्लियामेंट मतलब दोनों, लोकसभा और राज्यसभा। पहले हमने दोनों का अलग अलग अध्ययन किया है। तो क्वेश्चन आवर में क्या होता है? इस क्वेश्चन आवर में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, यानी कंसर्न्ड मिनिस्टर जो होंगे, उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि क्वेश्चन आवर है, प्रश्न पूछेगा कौन? सारे एमपीज। कितने लोग हैं? 543 है ना टोटल, वो पूछेंगे। और वहां कितने हैं? 250। वो सब किन से क्वेश्चन पूछेंगे? जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं या गवर्नमेंट में मिनिस्टर हैं, जिनके पास कुछ इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हीं से तो प्रश्न पूछेंगे। अब इन 543 में अपोजिशन भी हैं या ऐसे भी हैं जो नॉन रूलिंग पार्टी से हैं, मतलब जो गवर्न नहीं कर रहे, सिर्फ एमपी हैं। तो ये लोग क्या करेंगे? अपने एरिया में जाएंगे, अपने एरिया के जो इश्यू रहेंगे वो यहाँ लाकर लोगों को, इन एमपीज को क्वेश्चन पूछेंगे। ये जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, इसके 3 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। एक होता है स्टार्ड, अनस्टार्ड और शॉर्ट आंसर, शॉर्ट नोटिस, शॉर्ट नोटिस। मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं। स्टार्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो वर्बली पूछे जाते हैं, वर्बली इनका आंसर दिया जाता है। अनस्टार्ड क्वेश्चन जो है वो रिटर्न में पूछे जाते हैं, रिटर्न में ही आंसर। शॉर्ट नोटिस जो आंसर है ये है, इसको रिटर्न में पूछा जाता है और वर्बली इसका आंसर दिया जा सकता है। तो ये हो गए आपके क्वेश्चन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन आवर के बाद की प्रोसेस होती है 0 आवर। 0 आवर में कोई एक्टिविटी नहीं होती, खाली पड़ा रहता है। और उसके बाद में जो किसी बिल पे डिस्कशन वगैरह जो होना होता है, उसके बाद की फिर सारी प्रोसेस चलती है। बीच में लंच आवर्स भी हो जाते हैं। तो अभी मैंने पहली चीज बताई कंट्रोल। तो अभी जितना मैंने आपको बताया उससे कुछ समझ में आया? कंट्रोल, इससे कंट्रोल किया जाता है। कैसे भैया? पार्लियामेंट के सेशन में जब प्रोसीडिंग चल रही है तो कोई एमपी मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछेगा तो कंट्रोल हो रहा है ना उस पर। तो पार्लियामेंट की ये जो प्रोसेस है ये कंट्रोल करने की एक उस पर क्या देती है? एबिलिटी प्रदान करती है। इस प्रोसेस में जो एमपी होते हैं वो क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन जो होती है, विभिन्न जो इंफॉर्मेशन है वो सबके सामने रखी जाती हैं। और इसके अलावा पार्लियामेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव पर, पार्लियामेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव पर कंट्रोल करती है। क्योंकि सारे एग्जीक्यूटिव कौन है? मिनिस्टर्स। सवाल किन से किए जा रहे हैं? एग्जीक्यूटिव से। कर कौन रहा है? पार्लियामेंट के मेंबर्स। तो इन पे कंट्रोल एस्टेब्लिश करती है। तो कंट्रोल का आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके अलावा इन क्वेश्चन पूछने का क्या फर्क होता है कि किसी प्रकार की शॉर्ट कमिंग है
या किसी प्रकार की कोई कमी है, शॉर्ट कमिंग या कमी किसकी, पॉलिसी की। भाई कोई पॉलिसी बनाई, एग्जीक्यूटिव ने कोई पॉलिसी बना के पास की और लागू किया पब्लिक डोमेन में, तो हो सकता है उसके रिपरकशन है, पॉलिसी के कैसे प्रभाव पड़ रहे हैं, लोगों के क्या ओपिनियन है, वो चीज़ें सामने आती हैं। कोई लॉ एनेक्ट किया, कोई कानून बनाया, कोई पॉलिसी बनाई, तो इससे लोगों के जो पब्लिक ओपिनियन है ये रखेंगे कौन, एमपी, जो कि विभिन्न क्षेत्रों से चुनकर आते हैं, तो वो सामने रखेंगे। तो इससे क्या होगा, शॉर्ट कमिंग एड्रेस होंगी, पॉलिसी में कोई कमी होगी वो एड्रेस होगी, यानी डिटेल में डिस्कस होता है हर चीज़ों का। इसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है अपोजिशन पार्टी का। अपोजिशन पार्टी कौन आपको पता है, जो कि सेकंड लार्जेस्ट सीट गेन करती है, ऑब्टेन करती है, वो अपोजिशन पार्टी होगी। तो अपोजिशन पार्टी सरकार की नीतियों पर, पॉलिसी पर, या उसके जो प्रोग्राम होते हैं वेरियस, उनमें कोई कमी होती है उसको हाईलाइट करती है। और ये ही तो डेमोक्रेसी की ताकत है, क्योंकि एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कस हो जाता है, उसमें अच्छी चीज़ें आ जाती हैं, बुरी चीज़ों को उसमें से विड्रॉ कर लिया जाता है। तो ये कंट्रोल करना, गाइड करना और आपका इन्फॉर्म करना, तीनों चीज़ें मैंने आपको इसमें बताई। अब आपको अलग अलग चीज़ें बताने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल क्वेश्चन करके किया जाता है, क्वेश्चनिंग जब होती है तो इससे जो बुरी चीज़ें हैं, जो ड्रॉबैक हैं, वो एड्रेस होते हैं, तो गाइड हो जाती है। इन्फॉर्म कैसे होगा, पब्लिक के कंसर्न्स यहाँ एड्रेस लोगों के सामने रखे जाते हैं, एग्जीक्यूटिव के सामने, तो ये इन्फॉर्मेशन का काम चल जाता है कि भैया आप इस तरह की वो बना रहे हैं पॉलिसी, लेकिन पब्लिक क्या चाहती है, तो यही तो इन्फॉर्मेशन है। चलो जी, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट इश्यू होते हैं, जैसे फाइनेंस से रिलेटेड मतलब ऐसी कौन सी पॉलिसी, ऐसा कितना फंड रिलीज करना है, कौन सी पॉलिसी, कौन से नियम कानून कायदे बनाने हैं जिससे पब्लिक का ज़्यादा वेलफेयर सुनिश्चित हो। पब्लिक वेलफेयर सुनिश्चित होता है कब होगा, कि मानो गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई, तो अपोजिशन का काम है उसमें कमी निकालना, और कमी निकालना ही तो हमारे जो जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर जो लोग थे, वो यही तो चाहते थे कि जो कंस्ट्रक्टिव एक स्ट्रेंथ है ये अपोजिशन, ताकि डिस्कशन हो और बुरी चीज़ें दूर रहे और अच्छी चीज़ें उसमें इम्प्लीमेंट हो, तो पब्लिक वेलफेयर सुनिश्चित होता है इससे। तो ये कई चीज़ें ऐसे हैं जिससे कि एमपीज जो कि नॉन रूलिंग पार्टी के हैं या अपोजिशन से हैं, वो रूलिंग पार्टी के एग्जीक्यूटिव पर क्या करते हैं, दबाव बनाकर रखते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, गाइड करते हैं, और ये एक तरीका हो जाता है। तीसरी हमारी दो प्रोसेस हमारी पूरी होगी। तीसरी हमारी लॉ मेकिंग, जो कि इम्पोर्टेंट है, इसको हम डिटेल में अगले चैप्टर में सीखेंगे कि कैसे लॉ बनता है, क्या प्रोसेस होती है। वैसे मैंने बहुत चीज़ें आपके दिमाग में एक जनरेट कर दी हैं कि आपको इंटरेस्ट लगेगा कि लॉ मेकिंग प्रोसेस कैसे होती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें ये हैं। चलो, अब एक और इसमें लास्ट चीज है, पीपल इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कौन कौन लोग होते हैं? देखो, पार्लियामेंट में एमपीज के जो इलेक्शन होते हैं या पार्लियामेंट की जो लोकसभा है उसका कैसे कंपोजिशन होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें डिफरेंट सोसाइटी के लोग या डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट बैकग्राउंड जो है उनके लोग चुनकर आते हैं। जैसा कि आपको जरूर विदित है कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जो क्षेत्र होता है वहाँ से अलग अलग एमपी रिप्रेजेंटेटिव चुनकर आते हैं। वो अलग अलग बैकग्राउंड के होंगे, कोई हो सकता है उनमें पॉलिटिकल बैकग्राउंड का हो, कोई हो सकता है स्पोर्ट्स से हो, किसी और ग्राउंड से हो, आर्ट से हो, कल्चर से हो। तो ये अलग अलग ग्राउंड के लोग उसमें आते हैं। इसके अलावा कुछ रूरल एरिया के होते हैं, कुछ अर्बन एरिया के होते हैं, कुछ क्या होते हैं रीजनल पार्टी के सपोर्टर होते हैं, रीजनल पार्टी से भी होते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो अभी तक अनरिप्रेजेंटेड रहे हैं। इससे क्या मतलब हुआ? इससे मतलब ये है कि 1947 से पहले जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उससे पहले हमारे
सोसाइटी में या हमारे कंट्री में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बहुत सालों तक डिप्रेस में रखा गया है, यानी दबा कर रखा गया है, जैसे दलित, अनटचेबल्स, दलित को अनटचेबल्स को दलित बोला जाता है। इसके अलावा आदिवासी ये भी चुनकर आते हैं। तो ये कैसे चुनकर आते हैं? इसके लिए हमारे संविधान में कुछ प्रोविजंस किए गए हैं। हमारे संविधान में क्या किए गए हैं? प्रोविजन किए गए हैं। प्रोविजन कैसा है? टेम्पररी। प्रोविजन क्या किया गया है कि जो दलित यानी एससी, शेड्यूल कास्ट और आदिवासी एसटीज, इनकी सीटें रिजर्व की गई है। इनकी सीटें क्या है? रिजर्व्ड है। मतलब 543 में से 131 सीट्स जो है वो रिजर्व्ड है। किनके लिए? एसटी और एससीज के लिए। अब कितनी कितनी है? एससीज के लिए है 84 और एसटीज के लिए है 47। तो ये मिलाकर 131 हो जाते हैं। इतनी सीटें रिजर्व है। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि जो 543 सीटों के लिए इलेक्शन होगा उनमें 84 कैंडिडेट एससी कम्युनिटी के होंगे और 47 एसटी के होंगे। ये डिफाइन कर रखा है जब भी इलेक्शन होंगे। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। इन रिजर्वेशन के अलावा एक बिल और पेंडिंग है हमारे पार्लियामेंट के सामने। काफी दिनों से ये बिल पेंडिंग है। किसका? वुमेन रिजर्वेशन। वुमेन रिजर्वेशन वुमेन रिजर्वेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमारी पार्लियामेंट में वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन न के बराबर है। कितना है? न के बराबर, 9 से 10%। 9 से 10%। और इनकी टोटल स्ट्रेंथ जो है, टोटल पॉपुलेशन, वो कितनी है? 50%। तो भैया 50% में से सिर्फ 9 से 10% लोग इसमें से आ रहे हैं। वहीं ये जो प्रोविजन किया गया था एसटी और एससी के लिए, वो इसीलिए किया गया था क्योंकि ये अनरिप्रेजेंटेड थे। तो ये भी तो अनरिप्रेजेंटेड है, लेकिन इनका जो बिल है वो पेंडिंग है पार्लियामेंट में। अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। ये बड़ी चिंता का विषय है। इस पे हालांकि लोग लगे हुए हैं, कई सोसाइटी, कई सोशल वर्कर्स जो हैं, जो वुमेन वेलफेयर की बातें करते हैं, वो लोग लगातार गवर्नमेंट में प्रेशर रखते हैं कि इस बिल को जल्दी से जल्दी पास कर कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रोविजंस किए जाएं ताकि महिलाओं का एम्पावरमेंट में भी एक नया कदम उठाया जा सके। तो ये मैंने आपको कई चीज़ें इसमें आज बताई और ये हमारा टॉपिक रहा कंप्लीट। इसके बाद में हम जो अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे सिविक्स का, पर्टिकुलर सिविक्स की मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज लॉ मेकिंग। कि हमारे पार्लियामेंट में किस तरह से लॉ बनता है। तो आपके दिमाग में एक जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होगी। इस चैप्टर के पूरे क्वेश्चन आंसर्स, और बेहतर होगा आप इसके नोट्स बनाएं अपनी भाषा में, क्योंकि मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आपको नोट्स चाहिए ही चाहिए। तो उन चीज़ों को आप अपने हिसाब से फ्रेम कर इनके नोट्स बनाएं। थैंक यू वेरी मच।